उसका नाम विजय तनवार था। ज़ात का गुजर था, पेशा पहलवानी था और गांव का नाम असोला था। असोला दिल्ली के मज़ाफ़ात में गुजर बरादरी का एक छोटा सा गांव है। ये गांव फतेहपुर सीकरी के हमसाये में वाक़ है। विजय तनवार ने गांव में अखाड़ा बनाया और नौजवानों को पहलवानी सिखाना शुरू कर दी। गांव के नौजवान लंबे तड़ंगे और मजबूत काठी के मालिक थे। पहलवानी और कबड्डी गांव का पुराना शुगल था। लोग कसरत और बॉडी बिल्डिंग में भी दिलचस्पी रखते थे। चुनाचे विजय तनवार का अखाड़ा कामयाब हो गया। गांव के 50 से ज़्यादा नौजवानों ने अखाड़े में कसरत शुरू कर दी। मैं यहाँ विजय तनवार की कहानी को चंद लम्हों के लिए रोककर आपको दिल्ली की मुआशी और समाजी ज़िंदगी में आने वाली चंद तब्दीलियों के बारे में बताऊंगा। इन तब्दीलियों का विजय तनवार और गांव असोला से गहरा ताल्लुक था। दिल्ली 1980 की दहाई तक मिडिल क्लास लोगों का शहर था। शहर के मज़ाफ़ात में गांव थे। इन देहात में गुर्बत और अफलास के अंबार लगे थे। 80 की दहाई में भारत की मईशत ने टेक ऑफ का आगाज़ करना शुरू किया। 1990 की दहाई में शाइनिंग इंडिया का आगाज़ हो गया। भारत में हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रियाँ लगीं, सरमायाकारी हुई, स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की करना शुरू की, भारतीय रुपया मजबूत हुआ और भारत एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। मईशत के असरात दिल्ली तक भी पहुँच गए। दिल्ली दारुल हुकूमत होने के बावजूद एक छोटा शहर था। ये शहर खरबों रुपए का दबाव बर्दाश्त न कर सका और शहर की प्रॉपर्टी की कीमतों में 10 गुना इजाफा हो गया। हुकूमत को एहसास हुआ, चुनांचे हुकूमत ने दिल्ली के मज़ाफ़ात में 4 बड़े और जदीद शहर आबाद करना शुरू कर दिए। ये शहर गुड़गांव, नाइडो, न्यू नाइडो और फरीदाबाद हैं। ये इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर हैं और ये 3-3 रोया सड़कों के ज़रिए दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ये शहर देहात की ज़मीनों पर आबाद हुए। ज़मीनें महंगी हो गई और वो लोग जो कभी बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करते थे, वो 4-4, 5-500 करोड़ के मालिक बन गए। शहर में अरब और खरबपतियों की नई क्लास ने जन्म लिया। इस क्लास के लिए महंगे रिहायशी इलाके भी बने, मॉल्स भी, शराब खाने भी और नाइट क्लब्स भी। दुनिया में जहाँ भी नए करोड़ और अरबपति जन्म लेते हैं, वहाँ नए मॉल्स, सिनेमा हाउसेज, शराब खाने और नाइट क्लब बनते हैं और बाद अज़ां वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अंग्रेज़ी में इन गार्ड्स को बाउंसर्स कहा जाता है। ये बाउंसर्स जिस्मानी लिहाज से खूबसूरत, लंबे तड़ंगे और जवान होते हैं। आपको बाउंसर्स यूरोप, अमेरिका और मशरक़ बईद जैसी सोसाइटियों में भी मिलते हैं। इनका काम नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, मॉल्स, सिनेमा और बॉस के दफ्तर की सूरत हाल को कंट्रोल रखना होता है। ये नापसंदीदा ख़वातीनों हज़रात को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। भारत में बाउंसर्स की बाकायदा कंपनियां हैं। ये कंपनियां शादी ब्याह, बर्थडे और दफ्तरी तकरीबात के लिए आर्जी बाउंसर्स भी फराहम करती हैं। हम अब तनवार की तरफ वापस आते हैं। आज से 15 साल कबल विजय तनवार अपने अखाड़े में शागिर्दों को कसरत करवा रहा था। दिल्ली के एक पब के मालिक को एक रात के लिए बाउंसर्स की ज़रूरत थी। वो बाउंसर तलाश करता हुआ असोला पहुंच गया। वो विजय के अखाड़े में पहुंचा। उसने इसका जिस्म और पर्सनैलिटी देखी और उसे एक रात के लिए 10,000 रुपये की पेशकश कर दी। विजय के लिए यह बड़ी रकम थी। उसने ये पेशकश कबूल कर ली। वो 5 नौजवानों के साथ दिल्ली गया। पब में तकरीब थी। विजय ने इस तकरीब को सिक्योरिटी फराहम की। मालिक ने फ़ीकस 10,000 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये अदा कर दिए। इन 60,000 रुपयों ने असोला का मुकद्दर खोल दिया। विजय को बिजनेस का नया आइडिया आया। उसने रिसर्च कराई। मालूम हुआ दिल्ली में ऐसे दर्जनों पब, डिस्कोस, मॉल्स, सिनेमा हाउसेज और कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं। इन तमाम इमारतों को बाउंसर्स की ज़रूरत है। विजय ने गांव के नौजवानों को जमा किया, नए कारोबार के बारे में बताया, अखाड़े को जिम में तब्दील किया और नौजवानों को बॉडी बिल्डिंग की तरबियत देना शुरू कर दी। असोला के नौजवान जिस्म बनाने में जुट गए। 6 माह बाद असोला बाउंसर्स की नर्सरी बन गया। आज 25 बरस बाद पूरा असोला गाँव बाउंसर्स बन चुका है। गाँव के हर घर में कम अज़ कम एक बाउंसर मौजूद है। ये बाउंसर दिल्ली में काम करता है और 30 से 50,000 रुपये माहाना मुआवजा लेता है। गांव का हर बाउंसर अपने नाम के साथ तनवार लिखता है। आप दिल्ली के किसी नाइट क्लब के सामने खड़े होकर तनवार पुकारिए, बाउंसर्स जी कहकर आपसे मुखातिब हो जाएंगे। असोला के बाउंसर इनफरादी लिहाज से भी बहुत दिलचस्प लोग हैं। ये सिगरेट और शराब नहीं पीते, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये मर्जी की शादी के ख़िलाफ़ हैं, ये वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ अरेंज मैरिज करते हैं, ये जुआ भी नहीं खेलते और ये किसी भी जुर्म में मुलव्वस नहीं होते, ये रोज़ वर्जिश करते हैं। असोला के बाउंसर रोज़ाना 10 अंडों की सफ़ेदी, 3 लीटर दूध, दर्जन केले और 1 उबली हुई मुर्गी खाते हैं। ये लोग गाली नहीं देते। इन लोगों ने बाउंसर समाज के नाम से तंजीम भी बना रखी है। ये लोग दिल्ली में ब्रांड बन चुके हैं। शहर की कंपनियां जब भी बाउंसर के लिए इश्तिहार देती हैं
तो ये तनवार नाम के नौजवान को टेस्ट और इंटरव्यू के बगैर सेलेक्ट कर लेती हैं। ये दिलचस्प और कारआमद तजर्बा है। हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। हमारे मुल्क में हर साल 10 लाख नए ड्राइवरों, 20 लाख मिस्त्रियों, मजदूरों और तरखानों, 5 लाख मोटर मैकेनिक्स, 10 लाख प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन और पेंटर्स की ज़रूरत पैदा होती है। हमारे मुल्क में हर साल 7 लाख नए घरों की डिमांड पैदा होती है। 10 बरसों में सिक्योरिटी गार्ड्स की 30 लाख असामियाँ पैदा हुई। हमारे मुल्क के हर शहर में नर्सों, वार्ड बॉयज़, लैब टेक्नीशियन और कंपाउंडर्स की हज़ारों असामियाँ मौजूद हैं। आपको 5 स्टार होटलों में भी अच्छे वेटर्स नहीं मिलते। पूरे मुल्क में सैनिटरी वर्कर्स की कमी है। आपको पर्सनल असिस्टेंट्स भी दस्तयाब नहीं हैं और आप ऑफिस बॉय की तलाश में भी बरसों ख्वार होते हैं। हम अगर मुल्क में वर्कर्स की ज़रूरत का तखमीना लगाएं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को मुख्तलिफ ट्रेड्स के लिए वक्फ कर दें, मुल्क के मुख्तलिफ देहात को 16 की तर्ज पर डेवलप करें, तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल में भी तब्दीली आ जाएगी। लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, अमन व अमान की हालत भी ठीक हो जाएगी और मुल्क में प्रोफेशनलिज्म भी आ जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ज़्यादातर वेटर्स मरी और आज़ाद कश्मीर के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। हुकूमत या इलाकों के मुखय्यर हजरात अगर इन देहात में वेटर्स की ट्रेनिंग का छोटा सा इदारा बना दें, इन बच्चों को ट्रेनिंग दें और एक सिस्टम के तहत इन्हें नौकरियों के लिए भिजवाएं, तो इन्हें मुआवजा भी अच्छा मिलेगा, ये नौकरी भी जल्द हासिल कर लेंगे और मुल्क में प्रोफेशनल वेटर्स का ट्रेंड भी शुरू हो जाएगा। हम अगर इसी तरह किसी गांव में मोटर मैकेनिक का ट्रेड शुरू करा दें, गांव के बच्चे मोटर मैकेनिक का बाकायदा कोर्स करके मार्केट में आए, तो इससे उनके ख़ानदान की मुआशी हालत भी बेहतर हो जाएगी। मोटर मैकेनिक के शोबे में प्रोफेशनलिज्म भी आ जाएगा और लोगों की नई गाड़ियों पर तजर्बों का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। हम इसी तरह ज़रूरी इलाकों को भी मुख्तलिफ अजनास में तकसीम कर सकते हैं। जहाँ चावल उगता है उसे चावल की मईशत बना दिया जाए, जहाँ गन्ना होता है वहाँ लोगों को गन्ने उगाने और उसकी मसनूआत बनाने की ट्रेनिंग दी जाए, और जहाँ अंगूर हो सकता है वहाँ अंगूर के जूस और सिरके की सनत पर बांध चढ़ाई जाए। हम कुछ ना करें तो भी हम दुनिया को ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा मुल्क बन सकते हैं। हम 2-3 शोबे ले लें, अपने नौजवानों को इन शोबों में बैनुल-अक़वामी सतह की ट्रेनिंग दें और पूरी दुनिया को इन शोबों में ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स फराहम करना शुरू कर दें। 10, 15, 20 वर्षों में हमारे लोगों की हालत बदल जाएगी। फिनलैंड ने मोबाइल फ़ोन की 1G टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई थी। फिनलैंड ने सिर्फ इस एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरा मुल्क चला लिया। ताइवान ने 1981 में माइक्रोचिप बनाने का एक कारखाना लगाया। आज ताइवान में 3000 कंपनियां माइक्रोचिप बना रही हैं। आप कंप्यूटर और मोबाइल कनेक्शन किसी मुल्क और किसी कंपनी का इस्तेमाल करें, लेकिन चिप इसमें ताइवान ही का होगा। ताइवान ने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ख़ुद को दुनिया के 15 तरक्की पजीर ममालिक में शामिल कर लिया। चीन के 34 सूबे हैं। ये तमाम सूबे एक एक टेक्नोलॉजी, एक एक शोबे के माहिर हैं। किसी सूबे में सिर्फ फर्नीचर बन रहा है, किसी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया बनाई जा रही हैं और किसी में सिर्फ टाइल्स की फैक्ट्रियाँ हैं। चीन आज इसी मॉडल की वजह से दुनिया के वाहिद मुआशी सुपर पावर है। अगर चीन कर सकता है, अगर ताइवान और फिनलैंड कर सकता है और अगर असोला का विजय तनवार पूरे गांव को बाउंसर्स की फैक्ट्री बना सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने लोगों का मुकद्दर क्यों नहीं बदल सकते? शायद हम करना ही नहीं चाहते।